गरीब का जीवन एक एडवेंचर टूरिज्म है। कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान बन गया है कि लेटे हुए हैं कि हाँ आज क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा। ब्रो, लेट्स गो टू अ पैडी फील्ड यार, हरी हरी घास मिलेगी यार, वहाँ पे बैठेंगे यार, बहुत मज़ा आ जाएगा यार। ये वाला है इनका कि यार खेतों में चलते हैं यार, लोग देखेंगे गजब का। और जो भी पीआर एजेंसी इनकी होगी वो इसी तरह से इनका काटती है। सिंपल तो पढ़ते ही हैं और शर्ट वर्ट खोल दे तो उनके बिस्किट और लेमन जूस ये सब तो बनते ही हैं पेट पे। तो जंग लगा लोहा मुझे लगता है प्रतीकात्मक तौर पे कहना चाह रहे होंगे, रंग के तौर पे नहीं बोलना चाह रहे होंगे। या फिर नहाते हो तो गलगल के कुछ गिरता होगा इस तरह से बारिश वारिश में। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। वो बोल रहा है कि यार इतना बड़ा है कि दूरबीन लगा के देखना पड़ता है कि उधर कौन बोल रहा है। और उसी पैराग्राफ के अंत तक आते आते वो बोलता है कि इतना कंजस्टेड है कि सफोकेशन हो रहा है। ये जो बात बोल रहे थे दूरबीन से देखना चाहे, बुढ़ापे की समस्या है, संसद भवन की समस्या नहीं है। हमको चल के जाना पड़ता है, ये भी बुजुर्गावस्था की समस्या है। सांस लेने में अगर आपको परेशानी हो रही है, ये भी वृद्धावस्था की समस्या है। राज्यसभा से लोकसभा जाने की समस्या है तो वो तो टेक्निकल फॉल्ट हो गया ना, वो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। हम अपने आसपास देख रहे हैं कि जब इन्हें राजस्थान में मौका मिला तो कैसे कांग्रेस वहां सिर्फ बर्बादी लाई। कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। हमें पता है भाई आपकी टी शर्ट का भाव क्या है, आप जो जैकेट पहनते हैं उसका मूल्य क्या है। कौन नहीं जानता है कि तुम प्रिविलेज्ड क्लास से आते हो और तुम दिखा रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो किसानों धान बो रहा हूँ। वो धान धनिया जो बोना है बोते रहो, और मोदी कब क्या बो के तुम्हारे में निकल जाएगा वो जो है हवा भी आपको नहीं लगने वाली। नमस्कार दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकर्ता महाकुंभ में भाग लेने पर जो उन्होंने स्पीच दी है भोपाल में, उसके ऊपर कि किस तरह से, एक तरह से आप कह सकते हैं यूँ तो मध्य प्रदेश चुनाव को देखते हुए ये सारी बातें बोली गई और फोकस उनका मध्य प्रदेश पे ही था। लेकिन चुनाव के कुछ अंश वैसे भी हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये ब्रॉडर तरीके से आप घमंडिया या जो भी गठबंधन इन लोग को कहते हैं मोदी जी वहाँ पे, और लोकसभा चुनाव का एक तरह से बिगुल जो है फूंका जा चुका है। और इसी टोन में अब मोदी जी धीरे धीरे आपको वृद्धि होती दिखेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो ये है कि नरेंद्र मोदी अब एक नए वोटर बेस को टारगेट कर रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता है कि किसी और को अभी दिख रहा है। ऑब्वियसली मोदी जी को दिखा होगा। वो वोटर बेस जो यूपी का है और एमपी का है, और पिछले 10 वर्षों से केवल इन लोगों ने सुव्यवस्था ही देखी है, कुव्यवस्था, कुनीति, कुशासन ये सब देखा ही नहीं है। और ये जो है, क्योंकि वो 7-8 वर्ष के रहे होंगे, उन्हें पता नहीं होगा, ध्यान में नहीं होगा। और अब जो 18 वर्ष के होंगे जिन्होंने देखा है कि नहीं मध्य प्रदेश है तो सरकार द्वारा बनाई गई सड़कें जो है बहुत अच्छी हैं, साफ़ सफाई में लगातार आप इंदौर को देखते होंगे नंबर 1 में स्वच्छता सर्वेक्षण में आता है, इस तरह से। या उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो प्रशासन को लेकर के किया है कि उन्होंने एक बेंचमार्क बनाया है कि हम जो है माफिया को और गुंडागर्दी को और ये जो आतंक का राज चल रहा था उसको हम कैसे टैकल करेंगे, तो उसको लेकर के नरेंद्र मोदी ने टच किया है। आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। यानी जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली है कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां
उन्होंने देखी नहीं है। कांग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्था नहीं देखी। इस दौर की खस्ता हाल सड़कें नहीं देखी। इस पर बात करना बहुत ही आवश्यक है और मैं चाहूँगा कि हमारी विचारधारा के जितने भी लोग हैं मोदी जी की इस बात को इस तरह से ही समझें कि आप 18 वर्ष के जो बच्चे कॉलेजेज में जा रहे हैं, जो नए नए वोटर बनेंगे, उन लोगों तक आप अपनी बात कैसे पहुंचाएं, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है वो दौर। आप याद कीजिए कि बचपन में जिन लोगों का बचपन, अगर मैं बिहार की बात करूं तो हमने लालू का दौर जो है वो देखा था, किस तरह की सड़कें थी। आपको 50-100 किलोमीटर दूर अगर आपको किसी दूसरे ज़िले में जाना होता था तो आपको 6-6 घंटे लगते थे। बस में बैठे हुए वो चल रही है, टूटी हुई सड़कें हैं। उसी तरह का दौर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी था, मध्य प्रदेश में भी था, पूरे भारत में था। और नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए, चाहे आप उनसे भी पहले अगर विजन देखा जाए तो वाजपेयी जी के सरकार में आप ग्रामीण सड़क योजना आई थी, उसके बाद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो आया था, तो वो लेकर चले थे। और नरेंद्र मोदी के समय में अचानक से एक, आप कह सकते हैं कि ढांचागत विकास को जो बूस्ट मिला है, तो यही याद दिलाना चाह रहे थे यहाँ पे कि उन लोगों ने जो कुनीति, कुशासन और कुव्यवस्था नहीं देखी, उन्हें अपने माता पिता से पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारा समय कैसा था, ताकि उनके पास एक तुलनात्मक अध्ययन जो है वो हो कि ये तो सब कुछ अच्छा ही है। इसलिए वो विपक्ष की उन बातों में ना भाग के चले जाएं कि आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं कि हम ये फ्री में दे देंगे। आम आदमी पार्टी, अब दिल्ली को अगर एक आप देखें मॉडल की तरह, दिल्ली में तो लगभग सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड है। शीला दीक्षित जी ने गजब का काम किया था, ये मैं आज भी बोलता हूँ। वो तो कांग्रेस के कुकृत्यों के कारण जो है वो, जो चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हो और बाकी के कारण जो है वो सत्ता से बाहर चली गई, नहीं तो उनके समय के फ्लाईओवर्स, सड़कों का जाल, चाहे फॉरेस्ट कवर हो, आप देखें ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करना हो, शीला दीक्षित ने कमाल का काम किया था यहाँ पे। तो वही होता है कि विजनरी लीडरशिप जो है आपको चाहिए होती है। उसके बाद कोई आता है तो आपको क्या बताएगा। आप सोचिए कि एक महानगर की क्या ये समस्या हो सकती है कि 200 रुपया का आपका पानी का बिल वो मतलब फ्री कर दे। तो लोग जो है इस तरह की सस्ती लोकप्रियता वाले वादों में उलझ के रह जाते हैं। तो वहीं पे मोदी जी ने वोटर्स को कहा है कि आप उस भयावहता को याद कीजिए जो कांग्रेस अपने साथ लेकर आती है। कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। अब ये शब्द है बीमारू। बीमारू बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि बीमारू होता क्या है। बीमारू होता था बिहार, उसके बाद एम से मध्य प्रदेश हो गया, एम से, आर से हो गया राजस्थान, यू से हो गया उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य जो थे वो बड़े बड़े राज्य हैं, जनसंख्या अत्यधिक है और ये विकास की डगर पे रुग्ण थे, बीमार थे। तो ये एक एक्रोनिम जो है उनके लिए बना था। जो लोग पिछले 20 वर्षों में पैदा हुए उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि ये शब्द है क्या और क्यों प्रयोग में लाया जाता था। तो यहाँ पे मोदी जी वही बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है उसका मॉडल यही था कि अगर तुम विकास करवा दोगे, काम कर दोगे, तो भाई तुम होप क्या दोगे उसको कि हम ये करवाएंगे। गरीब को अगर गरीबी से बाहर ले आओगे, जो मोदी जी ने इसी स्पीच में बोला भी है एक जगह पे, 13.5 करोड़ लोगों को प्राइम मिनिस्टर मोदी के लीडरशिप में जो है गरीबी से मुक्ति मिली है, जो कि मध्य प्रदेश की आबादी से अधिक है। 13.5 करोड़, ये मध्य प्रदेश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। भाजपा सरकार के 5 साल में ही देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो जब तक वो गरीब नहीं रहेंगे तो वो तो वोट बैंक है तुम्हारा, उसको होप क्या दोगे। 1 साल में होप देंगे, गरीबी हटाएंगे तुम्हारा, तो क्या हटाओगे, तुमको इंदिरा आवास योजना देंगे। अब जाके देखिए किस तरह के घोटाले इंदिरा आवास में होते थे आपके
गांव शहर में जिसको मिला होगा पता कीजिएगा, लाख रुपया देने के लिए 35,000 रुपया मुखिया ले लेता था, और बाकी तो राजीव गांधी जी ने सर्टिफाई कर ही दिया था क्या पैसा, 100 पैसे में कितना पैसा गरीब तक पहुंचता था। तो ये जो मोदी जी यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं वही कि आप कांग्रेस को अगर लाओगे तो वो वापस एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसको भी बर्बाद करेगा। एक झलक मध्य प्रदेश वालों ने देखा था हाल ही में, जब कमलनाथ की सरकार आई थी, उसने सर्वप्रथम क्या क्या काम किए थे। उसको इससे कोई मतलब नहीं था कि हम विकास के कार्यों की घोषणा करें, नहीं, सबसे पहले भाजपा वालों के समय से जितनी नियुक्तियां हो रखी थी सबको निरस्त कर दिया और अपने लोग फिट कर दिए। उसी समय में याद होगा दिलीप मंडल जैसे लोग जो है प्रोफेसर बन गए, और आज भी अपने नाम में वो प्रोफेसर लगाए घूम रहा है। उसके क्वालिफिकेशन क्या हो तो भगवान जाने, जो भी है। तो कांग्रेस की झलक जो आपने 1.5-2 साल देखी है वहाँ पे, तो वो आपके साथ वापस ना हो। इनको अगर राज्य दे दोगे तो ये जो है रुग्ण और बीमार प्रदेश बना देंगे। हम अपने आसपास देख रहे हैं कि जब इन्हें राजस्थान में मौका मिला तो कैसे कांग्रेस वहां सिर्फ बर्बादी लाई। हमने महाराष्ट्र में देखा है कि कैसे कांग्रेस ने, गठबंधन ने शामिल होकर लूट को ही अपना नंबर 1 काम बना दिया। यहाँ पे इन्होंने कहा कि आते ही तबाही मचाते हैं ये लोग, कांग्रेस वालों को लेकर के मोदी जी ने कहा। यदि मध्य प्रदेश की जनता को नहीं पता है कि किस तरह से ये लोग लूट मार मचाते हैं, लूट खसोट करते हैं, तो उन्हें दूसरे प्रदेश में जो चल रहा है उसको भी देख करके समझना चाहिए। राजस्थान का उदाहरण दिया, उसके बाद महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, ये सब दिया, हम सब ने देखा। और आज भी अगर आप रेप के मामलों में देखें, राजस्थान सर्वोपरि है। अपराध, यौन अपराध जो महिलाओं के खिलाफ होते हैं उसमें भी सर्वोपरि है। जो ये दलित और वंचित और शोषित और मुसलमान और फलाना ढिमका ये लोग करते हैं, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से पैरेलली एक अपराध यहाँ पे होता है उत्तर प्रदेश में जहाँ भाजपा का शासन है, और दूसरा अपराध जो है वो होता है राजस्थान में। दोनों का सेम नेचर है, दोनों में दलित बेटी का रेप हुआ है, और एक में तो प्रूफ भी बाद में, हाथरस की मैं बात कर रहा हूँ। और उसी समय में राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को चीत्कार करके एक बच्ची बुलाती है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारी भी सुधि ले लो, लेकिन वो नहीं जाते। यही नहीं, कर्नाटक याद कर लीजिए, ज्यों ही सरकार बदलती है इन लोगों का टोन कैसे बदल गया पूरा, किस तरह से इन लोगों ने लगातार थ्रेटन करना आरंभ किया। मुझे थ्रेटन करता है, जुबैर ने बोला बैग वैग पैक कर लो, हम तो पैक करके बैठे हुए थे, हम रूम भी बदल लिए उसके चक्कर में, और आज तक तो कोई आया नहीं है वैसे। तो इस तरह से थ्रेटन किया गया, जर्नलिस्ट को थ्रेटन किया गया। आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु में मनीष कश्यप के ऊपर हुआ तो खाली वो तमिलनाडु की गवर्नमेंट थ्रेटन कर? नहीं, ये पूरा इंडी अलायंस जो है, ये तरह तरह से इसके लोगों की सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ मेरे जैसे पत्रकारों के ऊपर जो भी है, चाहे राष्ट्रीय परिदृश्य में कुछ लोग पत्रकारिता कर रहे हो या फिर स्थानीय स्तर पे कर रहे हो, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। एक एफआईआर नहीं, मल्टीपल एफआईआर्स फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस ये करवा रहे हैं। ये तो एक पत्रकारों के ऊपर है, चलिए हम लोग तो मतलब नहीं आते हैं, बाकियों का आप देखिए। गारंटी जो दिया था कर्नाटक में, जहाँ पे बैंगलोर, जिसको भारत की सिलिकॉन वैली बोला जाता है, आप आज के समय में इनके पास पैसे नहीं हैं फाइनेंस करने के लिए अपने आप को। ये दूध का दाम इन्होंने बढ़ाया, बिजली का दाम इन्होंने बढ़ा दिया, और उसके बदले में क्या कर रहे हैं कि नहीं तुम बस में जो फ्री में जा सकते हो। उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं हम बाकी के विकास के काम नहीं कर सकते हैं, इनके एमएलएज को एमएलए वाला जो फंड मिलता है वो सब मिलने में समस्या हो रही है। वो बोल रहे हैं कि नहीं वो नहीं दिया जाएगा, अभी हमें जो गारंटी दी है उनको पूरा करना है। मतलब पैसे हैं नहीं और फ्री का इनको देने के लिए करना है। हिमाचल में भी यही हाल हुआ, सैलरी देने के लिए इनके पास पैसे नहीं मिले। तो क्या आप ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं या ऐसा लीडरशिप लाना चाहते हैं जो फ्री तो बांट देता है, लेकिन वो आएगा कहाँ से अंततः?
उनको पता भी नहीं कि बजट में हम प्रावधान अगर करें भी कहाँ से करेंगे, कहाँ। पैसा तो ऐसा है नहीं कि कांग्रेस सत्ता में आए उन्होंने फ्री बोला है तो इटली से मांग लेंगे, जर्मनी से मांग लेंगे, कहीं से पैसा ले आएंगे। पैसा तो कर्नाटक की सरकार को कर्नाटक से ही लाना होगा, और वो कहाँ से आएगा? टैक्स के माध्यम से। टैक्स किस पे लगेगा? राहुल गांधी पे? नहीं, राहुल गांधी फटा हुआ जेब दिखा देंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, बाबा जी ठुल्लू है। तो वो अंततः आप ही की जेब में हाथ जाएगा, और वो चिल्लाते रहेंगे नहीं नहीं ये सरकार उसकी जेब में बैठी है, वो सरकार उसकी जेब में बैठी हुई है। आज पूरी दुनिया से भारत में निवेश आ रहा है। ये समय भारत को, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है, विकसित भारत बनाने का है। इतने महत्वपूर्ण समय में अगर कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी, वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। यहाँ पे मोदी जी कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के दौर में कांग्रेस को जो है घुसने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनका इतिहास किस तरह का रहा है। और ये एक सही में किसी भी वैसे राज्य के लिए सही में एक क्रेडिबल थ्रेट है कांग्रेस, कि यदि आप इन लोगों को सत्ता में लाते हैं तो ये लोग निवेश के नाम पे क्या करेंगे कि जो भी निवेश, मान लीजिए कि अभी मध्य प्रदेश की सरकार में MOU कुछ लाख करोड़ के अगर हुए हैं इन्वेस्टर समिट में, या फिर उत्तर प्रदेश में हुए हैं, या फिर कहीं पे भी किसी भी राज्य में हो, तो उसका पैसा तो धीरे धीरे आएगा। ऐसा होता नहीं कि सारा पैसा एक साथ लोग लगा लेते। अब जो है आपके लिए जो लाया गया कि रोजगार जनरेट होंगे, फैक्ट्री लगेगी, ऑफिसेज खुलेंगे, अब वो पैसा जो है अचानक से पता चलेगा कि अब मान लीजिए कि कांग्रेस आ गई, फर्ज कीजिए, सबसे पहले यही करेंगे कि अब आप हमें प्रोटेक्शन मनी दीजिए, ये पैसा हमको भेजो, ये पार्टी फंड में थोड़ा डालो, तो इस तरह से करेंगे। तो वो एक डर जो है इन लुटेरे और भ्रष्टाचारियों का, इनका पूरा इतिहास रहा है। ये इसी तरह से काम ही करते हैं। कोई ऐसी योजना नहीं बनाते हैं जिनसे इनका या इनकी पार्टी के पेट का पालन पोषण ना हो सके, बिना कट के। अब सोचिए ना, 85% ट्रांसमिशन लॉस हुआ करता था इनके टाइम में। राजीव गांधी जी, वो वही बयान में बोल रहा हूँ, शब्द बदल रहा हूँ। ट्रांसमिशन लॉस मतलब एक जगह बिजली बनी और वो आपके घर तक कितना पहुँची। तो यहाँ बिजली की जगह योजनाओं का पैसा, आप सोचिए, एक बार सोचिए कि 85% अगर आपके दिए हुए टैक्स का पैसा जो आपके ऊपर खर्च होना है, उसका 85% को एक पार्टी मार ले जाए। और पार्टी मतलब ऐसा नहीं कि कांग्रेस की लीडरशिप या गांधी परिवार, मतलब नकली गांधी परिवार रख लेता है, नहीं, ऐसा नहीं। 85% थोड़े रखेंगे, 80 तक रख लेंगे, और 5% नीचे भी बटेगा। बाकी और भी लोग होते हैं, ढेर सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में ना देखने का सामर्थ्य बचा है, न देश हित को समझने का। ये वाला जो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कटाक्ष किया। हालांकि मोदी जी राहुल गांधी का नाम तो लेते नहीं है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कांग्रेस पार्टी में भविष्य की सोच नहीं है, और वो जंग लगा ऐसा लोहा है जो बारिश में पड़ा हुआ है, इस तरह से बोला है। राहुल गांधी वैसे तो पिंक हैं, उनको जंग लगा हुआ लोहा नहीं बोला, बहुत स्मूथ है उनका वो क्या कहते हैं स्किन, और डिम्पल तो पड़ते ही हैं, और शर्ट वर्ट खोल दे तो उनके बिस्किट और लेमन जूस ये सब तो बनते ही हैं पेट पे। तो
जंग लगा लोहा, मुझे लगता है प्रतीकात्मक तौर पे कहना चाह रहे होंगे, रंग के तौर पे नहीं बोलना चाह रहे होंगे, या फिर नहाते हो तो गल के कुछ गिरता होगा इस तरह से बारिश वारिश में। दूसरे प्रतीक के तौर पे देखा जाए तो सही में जंग लगा लोहा आपने देखा होगा खुरदरा हो जाता है और धीरे धीरे वो टूटता रहता है। तो वही है जिसका यूज नहीं है, मतलब लोहा है तो कुछ यूज होगा ना, कुछ चीज़ उससे बनाई जा सकती है। जंग लगे लोहे को आप किसी काम में लगाइएगा, वो काम नहीं होगा, वो टूट जाएगा। उसको जैक की भी तरह कहीं घुसा करके और लीवर की तरह जो यूज करना चाहे वो मुड़ जाएगा, टूट जाएगा कहीं से। तो कांग्रेस पार्टी वही है जो यहाँ पे बोला जा रहा है। और मूलतः सबसे बड़ा लोहा तो उनका भी राहुल गांधी जी ही हैं, और वो किस काम के हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। आजकल तो उनके ऊपर तो एक विशेष कार्यक्रम हम 1-2 दिन बाद फिर से करेंगे, क्योंकि उन्होंने कॉन्क्लेव में इतना मटेरियल दे दिया है। 5 मिनट का उनका वीडियो है, मुझे लगता है कि मैं 20 मिनट जो है आराम से खींच ले जाऊंगा। इसी में आगे में मोदी जी ने ये भी कहा कि हर प्रोजेक्ट की आलोचना करती है कांग्रेस। कांग्रेस ने डिजिटल इंडिया का भी विरोध किया था। भारत में रिकॉर्ड डिजिटल लेन देन हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ये भी पसंद नहीं है। आधुनिकतम सड़कें, चौड़े हाईवे, एक्सप्रेसवे बना रहा है, लेकिन कांग्रेस इसकी आलोचना करती है। भाजपा बुलेट ट्रेन पर काम कर रही है, इसकी भी कांग्रेस आलोचना करती है। कोई भी प्रोजेक्ट सरकार ले आए सबकी आलोचना करना। इन्होंने बुलेट ट्रेन की आलोचना की, इन्होंने जो है आपको डिजिटल इंडिया की आलोचना की थी, मेक इन इंडिया की आलोचना की, आत्मनिर्भर भारत की आलोचना की, वैक्सीन के बारे में जो है ये लोग लगातार किसके हाथों में बिके हुए थे और कौन सा प्रोपेगेंडा चला रहे थे, तो हर चीज़ की आलोचना की थी। और जिन जिन चीज़ की आलोचना इन लोगों ने की है वो सारी चीज़ें सुपर डुपर हिट हुई। डिजिटल इंडिया आप देख लीजिए, यूपीआई का लोहा जो है पूरी दुनिया मान रही है। जो आते हैं वो मतलब देख के उनको आश्चर्य होता है कि यार ये कैसे संभव है, इतना अच्छा, इतना फास्ट और इतना सेफ, ये संभव भी कैसे है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए कि इतनी चीज़ें हुई हैं इस राष्ट्र में, एक्सप्रेसवेज बने, फाइबर ऑप्टिकल केबल का पूरा नेटवर्क का जाल बिछाया गया, दुनिया 5G रोल आउट कर रही है, भारत फास्टेस्ट रोल आउट करने वालों में से एक है। 6G पे हमारे वैज्ञानिक जो है वो लगे हों उसको क्रैक करने के लिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए भविष्य में क्या हो सकता है। तो अब देखिए कि योजना कितने आगे तक के लिए सोची जाती है। ऐसा तो है नहीं कि अगले 100 वर्षों तक जो है भाजपा सत्ता में रहेगी, संभव नहीं है। अगले 5 वर्ष तक लोगों को पता नहीं होता है, 10 वर्ष तक लोगों को पता नहीं होता है, फिर भी जो कमिटेड लोग होते हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। बाकी कांग्रेस जो काम करेगी, रोड जो है वो अगर बालू के ऊपर बने उसी पे इतना पतला लेयर जो है बिछा देती है ताकि आदमी उसको कारपेट की तरह फोल्ड करके ले जा सके। ऐसा एक्चुअल में हुआ है, इस तरह की सड़कें बनी हैं इन सरकारों में, और हमारे गांव शहर में जो है इस तरह की चीज़ें बनती रहती हैं। अब यहाँ पे एक बात और जो मतलब मोदी जी ने अपने ही इस स्पीच में बोला कि क्या किया जा सकता है, ये विजन इनके पास नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है कि विजन यदि आपके पास हो तो भाजपा सरकार ने ये हर जगह पे दिखाया है। ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी आए और उनका जो है पर्सनल रैपो जो है कुछ वैश्विक सरकारों के साथ है, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं एक ट्रक सोना भेज देते हैं मोदी जी, आप जो है इससे बनवाइए, आपके पास पैसा नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं, वही संसाधन, वही लोग, वही सरकारी महकमा, वही सरकारी इंजीनियर्स, वही टेंडरिंग का प्रोसेस जिसको ट्विक किया गया खाली। और आज ग्रोथ आप देखिए भारत की, किसी भी क्षेत्र में उठा करके देख लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी सरकार मतलब जिन जिन तरह गंगा नदी की सफाई आप
देख लीजिए, यमुना को रिजुवनेट करने के लिए क्या किया जा रहा है, सड़कें किस तरह से बन रही हैं, पंचायतों को जोड़ा जा रहा है, तरह तरह के कार्य। तो कांग्रेस के लिए समस्या यही है कि इतना काम अगर मोदी कर ले रहा है तो लोगों में एक आशा जगती है, लोगों के सोचने का तरीका ही बदल जाता है और उनकी डिमांड्स इतनी ऊपर हो जाती है कि यदि आपके पास विजन नहीं होगा तो आप हंसेंगे। डिजिटल इंडिया वही था जिस पे हार्वर्ड का पढ़ा हुआ चिदम्बरम किस तरह से मॉक किया, हम सबको याद है। वो क्यों मॉक कर रहा था? उसको ऐसा लग रहा था कि ऐसा संभव ही नहीं है और ऐसा तो भारत में बिल्कुल संभव नहीं है। इस कारण से वो मॉक कर रहा था और मोदी ने वो करके दिखाया। और रेट ऑफ डूइंग दैट, वो पेस इतना फास्ट है कि अब इनको लग रहा है कि यार ये तो इस तरह से अगर करता रहा तो हमारे पास तो कुछ बचेगा नहीं करने के लिए आगे। इस कारण इन लोगों को जो है समस्या हो रही। भाजपा सरकार ने नया भव्य संसद भवन बनाया, आने वाली सदियों तक देश की सेवा करे, ऐसा भारत का अपना संसद भवन बना। पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन कांग्रेस ने पहले दिन से ही विरोध करना शुरू कर दिया। इसी में अब देखिए संसद के बारे में मोदी जी ने बोला कि कुछ भी नया होता है ये लोग सब चीज का विरोध करते हैं। अब संसद पे विरोध का स्तर देखिए क्या है कांग्रेस का। जयराम रमेश का एक ट्वीट है। संसद भवन क्यों बना वो भी जान लीजिए, नई वाली संसद भवन। मेरे विचार संसद को लेकर के तो आप पहले जानते हो, मैं तो कहता था जिस दिन आज़ाद हुआ ध्वस्त कर देना था इन सब गुलामी के चिन्हों का, लेकिन ठीक है। अब संसद में क्या हुआ कि पहले बहुत कम लोगों के लिए बनी थी, उसके बाद फिर बढ़ते जाते हैं लोग। ऑफिसेज थे, नंबर ऑफ ऑफिसेज आपको बढ़ाना जो है पड़ रहा होगा। फिर टेक्नोलॉजी बढ़ती है, पहले पंखे थे, फिर एसी लगा, फिर सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम या इस तरह का आपको करना होगा। तो उसके लिए उस जगह में अब जगह ही नहीं बची थी। इस कारण से एक नई संसद, क्योंकि 2026 में जब डिलिमिटेशन होगा तो अभी से आप मान के चलिए 1.5 गुना स्ट्रेंथ हो जाएगी, उसको हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं थी। अभी भी आप देखेंगे 2 मोटे मोटे सांसद महोदय अगर बैठ गए तो जो है सांस लेने में दिक्कत होने लगी दोनों को ही, या तो एक ऐसे करके बैठेगा, कोई कंधे पे हाथ देख बैठो, इस तरह की समस्याएं थी। अब जयराम रमेश जो है लिखता है इस पे, और इसके लंबे ट्वीट में एक पैराग्राफ का पहला है जहाँ पे वो बोल रहा है कि यार इतना बड़ा है कि दूरबीन लगा के देखना पड़ता है कि उधर कौन बोल रहा है। और उसी पैराग्राफ के अंत तक आते आते वो बोलता है कि इतना कंजस्टेड है कि सफोकेशन हो रहा है। उसने और भी विचित्र विचित्र बातें उसमें लिखी हैं। बोलता है कि यार इतना दूर है कि बताइए, मतलब पैदल चलना मुश्किल है, हम तो खो जाएंगे। कहाँ मतलब पहले था कि आसपास में हो जाता था, हम लोग चल के राज्यसभा से लोकसभा में आ जाते थे। बाकी आपने देखा ही होगा इनॉग्रेशन का किस तरह से बहिष्कार किया था, और वो किसका वस्तुतः बहिष्कार किया था वो भी हम जानते हैं। अब जयराम रमेश के लिए या कांग्रेसियों के लिए जो लगातार इस तरह की बकलोलियाँ कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक संदेश है। जयराम रमेश तो बुजुर्ग हो गए हैं, वृद्धावस्था के साथ कुछ समस्याएं होती है, घुटने कमज़ोर हो जाते हैं लोगों के। घुटने तो और भी कारणों से कमज़ोर होते हैं, लेकिन जयराम रमेश जी का तो मुझे लगता है कि बुजुर्ग हैं इसी कारण हुआ होगा, या फिर अब जो भी राहत इंदौरी साहब का एक शेर था तो वहाँ तक मैं नहीं जाना चाहूँगा, वो किसी और को मॉक कर रहे थे। तो एक तो घुटने कमज़ोर हो जाते हैं बुढ़ापे में, तो दृष्टि भी कमज़ोर हो जाती है बहुत लोगों की। आप देखेंगे चश्मा लगा के चलते हैं। ये जो बात बोल रहे थे दूरबीन से देखना चाहे, बुढ़ापे की समस्या है, संसद भवन की समस्या नहीं है। हमको चल के जाना पड़ता है, ये भी बुजुर्गावस्था की समस्या है। सांस लेने में अगर आपको परेशानी हो रही है, ये भी वृद्धावस्था की समस्या है। राज्यसभा से लोकसभा जाने की समस्या है, तो वो तो टेक्निकल फॉल्ट हो गया ना, वो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और कांग्रेस के कई केंद्रीय मंत्री महोदय जो है अपना चुनाव 2014 में भी हारे थे, 19 में भी, बाद में भी हारे।
तो आपको डर लगता है तो राज्यसभा से लोकसभा आप ऐसे नहीं जा सकते जयराम सर, आपको दूसरे यत्न करने पड़ेंगे। और नहीं तो फिर चंद्रयान जो है बुक कर लीजिए, उस पर बैठ के जाया कीजिए, बहुत तेजी से पहुंचा देता है, लेकिन आपको उससे भी जलन होती है। देश समृद्धि की तरफ बढ़ने के लिए घोर परिश्रम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस देश को 20वीं शताब्दी में ले जाना चाहती है। यहाँ पे बोल रहे हैं मोदी जी कि कांग्रेस जो है हमें 20वीं सदी में ले जाना चाहती है, और ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कोई अतिशयोक्ति है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा यही किया है। कांग्रेस चाहती है कि लोग गरीब रहें, लोग बीमार रहें, लोग बेरोजगार रहें, लोग भटकते रहें, तब तो हमसे बोलेंगे, और हम उनको बोलेंगे अगले चुनाव में राहुल जी के 3 डिंपल पड़ेंगे, अगले चुनाव में देंगे तुमको, और तब वो दिखाएं कि अरे 22वीं सदी का भारत सोचो। क्योंकि पेस ऑफ डेवलपमेंट जो मोदी ऑफर करता है वो कांग्रेस ऑफर नहीं करती है, इसलिए उनको वो 20वीं सदी में भी जब थे तब कहते थे कि 21वीं सदी आएगी तब हम चलेंगे इस तरह से। 21वीं सदी खाली एक नंबर की तरह यूज होता था। मोदी ने दिखाया है कि 9 वर्षों के अंतराल में, छोटे से अंतराल में क्या क्या किया जा सकता है। तो कांग्रेस आपको ले जाएगी वापस 20वीं सदी, मतलब क्या, टूटी हुई सड़कें, पूरे राष्ट्र में एक बढ़िया सरकारी हॉस्पिटल एम्स, एक IIT, इतने लाख छात्र हर वर्ष 12th पास करते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, 7 IIT थे। उसी तरह अन्य इंजीनियरिंग या मेडिकल के कॉलेजेज, उसकी सीट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे तो आप जानते ही हैं कि हम सब ने देखा है ट्रेन की गति कितनी तीव्र हुई है। इलेक्ट्रिफिकेशन जो है रेलवे का वो किस तीव्रता के साथ हुआ है। गांव का रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन आप देखिए, जनधन के अकाउंट्स खोल के ये जो जैम ट्रिनिटी है वो सब के माध्यम से लोगों को एक साथ लाना, तो ये सारी चीज़ें ये 21वीं सदी के केवल 9 वर्षों के कालखंड में संभव हुई है। और इन लोगों ने क्या किया था 20वीं सदी, तो यहाँ पे मोदी जी वही कहना चाह रहे हैं। और आज भी ये भी आप देखिए कि राहुल गांधी जी किस तरह के लोगों से मिलते हैं और किस तरह को अपोज करते हैं, उससे भी पता चलता है कि विज़न क्या है। राहुल गांधी अभी तत्काल में किससे मिले, कुली से, उससे पहले सब्जी वाले से मिले थे, नहीं बीच में दानिश अली से भी मिले थे, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले मिले ड्राइवर से, उसके पहले मिले मैकेनिक से, उसके पहले मिले किसान से, उसके पहले भी आप मतलब चलते चले जाइए। तो आधारभूत बात जो है कांग्रेस के सोच की वो यह है कि देश में इसी तरह के लोग हैं। मैं ये नहीं डिनाई कर रहा हूँ कि इस तरह के लोग नहीं हैं, लेकिन पैरेलली इसके देखिए कि वो हेट किससे करता है। वो व्यक्ति हेट करता है अडानी से, वो व्यक्ति हेट करता है हर उस उद्योगपति से जो विदेशी कंपनियों से टकरा रहा है और उनके समकक्ष प्रोडक्ट्स बना रहा है या सर्विसेज दे रहा है, या जो बाकी भी जियोपॉलिटिकली आप जाकर के देखें कि अडानी हो या अन्य हो हमारे राष्ट्र की कंपनियां, वो चाहे अफ्रीका में चीनी निवेश को काटना हो, ऑस्ट्रेलिया में काटना हो, वो हर जगह पे जा रहे हैं। और इन लोगों से राहुल गांधी नहीं मिलना चाहता, इन लोगों को अपोज करता है। क्यों? वो इस कारण से कि इसके विज़न में वही है कि भारत में गरीब चाहिए यार। लोग को दिखाओ कि मैकेनिक होते हैं, लोग को पता नहीं है क्या यार मैकेनिक होते हैं, करोल बाग में क्या करते हैं वो सबको पता है। लोग को पता नहीं, किसान हैं, बस ड्राइवर हैं, ट्रक वाले हैं, कुली हैं, सब काम कर रहे हैं। तो ये जो दोनों है ना, दोनों एक चीज़ को पालना, एक चीज़ वाले से बात करना और बताना हम तो गरीबों, हमें पता है भाई आपकी टी शर्ट का भाव क्या है, आप जो जैकेट पहनते हैं उसका मूल्य क्या है। कौन नहीं जानता है कि तुम प्रिविलेज्ड क्लास से आते हैं और तुम दिखा रहे हो कि नहीं मैं तो किसान धान बो रहा हूँ। वो धान धनिया जो बोना है बोते रहो, और मोदी कब क्या बो के तुम्हारे
में निकल जाएगा, वो जो है हवा भी आपको नहीं लगने वाली। कुछ दिन पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में माताओं, बहनों, बेटियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का कानून पारित हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश ने नया इतिहास रच दिया है। दशक से देश की माताएं, बहनें इसका इंतजार कर रही थी। मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। अपने स्पीच के अंतिम खंड में उन्होंने महिलाओं के भी बारे में बोला यहाँ पे कि जो ये बिल लेकर के आए, हालांकि बिल को लेकर के मेरे विचार थोड़े अलग हैं कि उससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा, फिर भी जो इन लोगों को लग रहा है कि इस बिल से क्या हो जाएगा, उसको मानते हुए अगर चलें तो कांग्रेस जो है जब बोलती है तो ओवैसी के भी तरह बोल रही थी, बहुत सारे नेताओं ने बोला है कि इसमें जो है महिलाओं में भी अब आरक्षण दो, सब कैटेगरीज बनाओ, ओबीसी को आरक्षण दो, तो उनको भी बांटने की चेष्टा हो रही है। क्यों? क्योंकि हर जगह पे फॉल्ट लाइंस क्रिएट करना ये इनका काम है। और वहीं पे मध्य प्रदेश की सरकार को अगर आप देखें तो लगातार अभी महिलाओं के लिए इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं, ये चाहे स्कॉलरशिप को लेकर के हो या फिर आपको बच्चियों को अलग तरह से 2-2 हज़ार का, 1500 का, 3500 का इंक्रीमेंटली ये लोग बढ़ा करके उनके सहयोग के लिए दे रहे हैं ताकि वो उस पैसे का कुछ और कार्य कर सकें। ये सारी योजनाएं महिला उन्मुखी जो योजनाएं हैं तो वो सब चल रहा है। और यहाँ पे ये लोग लगे हुए हैं कि नहीं भाजपा महिला विरोधी है, ये है। मतलब द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनने से कौन रोक रहा था? तुम उनके नाम पे संसद भवन की इनॉग्रेशन और संसद भवन का स्पेशल सत्र था, वहाँ नहीं बुलाया, जो कि प्रोटोकॉल में है ही नहीं। वो आ ही नहीं सकती है जहाँ वो चीफ गेस्ट नहीं हो, वो होता ही नहीं है वैसे। वहाँ पे कि नहीं मुर्मू जी का, तो मुर्मू जी को तुम अगर इतना था, आदिवासी हैं, महिला हैं, अगर तुम इतना प्रेम दिखा रहे हो मुर्मू जी से तो उनको जो है सर्वसम्मति से चुन लेते, एक निर्णय होता, अनअपोज्ड इलेक्ट कर लेते उनको। वो तो आपने नहीं किया। तब आप बायपार्टीजनशिप ये सब नहीं दिखा रहे थे कि महिला को लेकर के चलना है, तो पता चलता है कि महिलाओं को लेकर के क्या है आपका। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए इनके नेताओं के लिए गरीब का जीवन मायने नहीं रखता है। कांग्रेस नेताओं के लिए गरीब का जीवन एक एडवेंचर टूरिज्म है। कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब की बस्ती पिकनिक मनाने का, वीडियो शूटिंग कराने का लोकेशन बन गई है। कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान बन गया है। अब इस वीडियो में यहाँ पे इस क्लिप में मोदी जी ने राहुल गांधी के बारे में बताया है, हालांकि नाम नहीं लिया लेकिन सबको पता है कि इसके बारे में बोल रहे हैं। और ये सही भी है, जो मैं बातें कर रहा था अभी कि खाली नीले रंग का बैग माथे पे लेके चल रहे हैं, खेत में चले जाते हैं, तो ये एक्चुअल में उनके साथ खड़े होने के लिए और उनकी ध्वनि को, उनके एस्पिरेशंस को, आशाओं को बलवती बनाने के लिए, या वो जो कह रहे हैं उनकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं होता है। आप उनकी समस्याओं को सुनने के लिए 8 कैमरा लेके नहीं जाते हैं। संवाद करना है, संवाद के कई तरीके होते हैं। जब आप जाते हैं तो वस्तुतः आप अपनी छवि को बूस्ट करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। और मोदी जी जो ने कहा ना कि ये फोटो स्टेशन बना रखा है, एडवेंचर टूरिज्म, कि लेटे हुए हैं कि हाँ आज क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा। ब्रो लेट्स गो टू अ पैडी फील्ड यार, हरी हरी घास मिलेगी यार, वहाँ पर बैठेंगे यार, बहुत मज़ा आ जाएगा यार। ये वाला है इनका कि यार
खेतों में चलते हैं यार, लोग देखेंगे गजब का, और जो भी पीआर एजेंसी इनकी होगी वो इसी तरह से इनका काटती है। और वहाँ पे राहुल जी जो है लिलाह की तरह, लिलाह हम लोग बोलते हैं अधमत्थु को, अच्छा अधमत्थु बोलते हैं जिसका आधा दिमाग होता है, मतलब जो ठीक से काम नहीं करता है, शॉर्ट सर्किट जो हो जाता है उस तरह। तो लिलाह की तरह वहाँ पहुँच जाएगा ही करते हुए, ऐसे करके ट्रैक्टर पे बैठ जाएगा। और आप सोचिए कि जब धान बोया जाता है खेतों में, अगर आप किसान के बेटे नहीं हैं या उन परिवारों से नहीं आते हैं, या आपने कभी गांव में देखा नहीं हो, बहुत लंबा और टीडियस प्रोसेस होता है उसका। खेत तैयार की जाते हैं, उसमें आए, आप सोचिए ठीक है राहुल गांधी तो मान लिए कि वो क्यारी लगा रहे हैं उसमें बीच में खड़े हैं, ये जो 72 कैमरा लेके आते हैं वो कहाँ पे खड़े होंगे। और यह भी रिपोर्ट आई थी कि उसके जाने के बाद उस बेचारे किसान का पूरा खेत खराब हो गया। तो ये आपका किसानों को लेकर के अप्रोच है। तो उसी एडवेंचर टूरिज्म के बारे में कि ये केवल यूज कर रहा है इन लोगों के इमोशंस को अपने एजेंडा को फर्दर करने के लिए। हम देखते हैं कि कुछ समय से कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं, और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, हर चीज आउटसोर्स कर रही है। कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। अब यहाँ पे जो इन्होंने बोला है कांग्रेसियों के बारे में कि इनके जो, या इंडी गठबंधन के बारे में कि इनके जो भूमि से जुड़े नेता हैं, जो जिनकी अपनी पकड़ है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, या फिर जो एक कार्यकर्ता थे और वहाँ से बढ़ते बढ़ते उच्च पदों पे पहुँचे हैं कांग्रेस में या इंडी गठबंधन के अन्य पार्टियों में, वो लोग आजकल चुप चल रहे हैं। और बोल कौन रहा है उनको आप देखिए, और उनकी भाषा भी देखिए। यहाँ पे मोदी जी कह रहे हैं कि इन्होंने आउटसोर्स कर दिया किसको, अर्बन नक्सल्स को, ट्रोलों को, जिनका कार्य केवल और केवल मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज फैलाना है, या जो सही उचित समाचार आ रहे हैं उसको ट्विस्ट करके गलत कह के चलाना है। वो लोग अब इन पार्टियों के, उनकी छवि निर्धारण और बाकी का नीति निर्धारण में लगे हुए हैं। जुबैर को याद कीजिए, मिड डे मील के बारे में कुछ बोल रहा था कि अंडा नहीं मिल रहा है, तो प्रियंक खड़गे जो है यस चीफ बोलता हुआ आ गया। पत्रकारों को एक तरह से प्रतिबंधित करने के लिए कि हम यहाँ, ये लोग जाते ही क्यों हैं। जुबैर कई महीनों से या वर्षों से बोल रहा था कि क्यों जाते हैं, इन लोग को जाना छोड़ देना चाहिए। बाकी गोदी मीडिया और ये रवीश ववीश तो कहता ही रहता था। देखिए कि उन्होंने 14 पत्रकारों पर वहाँ पे जाने से मना कर दिया, प्रतिबंधित किया। अपनी बात न रखने देना चाहते हैं, ना अपोज करना है, ना सपोर्ट करना है, कुछ नहीं करना है। क्या कन्फ्यूजन चल रहा है भगवान जाने। तो कौन चला रहा है, नीति निर्धारण कौन कर रहा है। इसी तरह एक के बाद आप एक देखें कि इनका क्या नैरेटिव होगा, वो तैयारी कौन करता हुआ आपको दिखता है। उसकी केंद्र में आपको जुबैर या उसके जैसे लोग आपको मिल जाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि भाजपा को या प्राइम मिनिस्टर मोदी को या उनकी टीम को इन सब जो नई चुनौतियां आ रही है, चुनौतियों से वो तो जूझ ही लेंगे, और बाकी जो होते हैं उनसे जूझने के लिए बाकी लोग हैं। तो चुनौतियों से तो जूझने के लिए मुझे लगता है कि ठीक है, अब इन लोगों ने उस दिशा में जो है कार्य करना आरंभ किया, तो ये एक अच्छी बात है। अब दानिश अली प्रकरण आप देख लीजिए, वो भी एक अच्छा है कि जुबैर तय कर रहा है कि संसद में किसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए। सोचिए एक बार। और वो दानिश अली प्रकरण में मैंने, हालांकि पिछला वीडियो उसी पे था, उसको डिमोनेटाइज कर दिया यूट्यूब ने। अब ये सब भी हम लोग के साथ ये चलता रहेगा मित्रों, तो उसके लिए कमर थोड़ा आप कस लीजिए। तो उस पर क्या है कि दानिश अली के बारे में जानते नहीं है लोग, ठीक है, वो भारत माता की जय हुआ रुकवाना, वो तो अलग है। उस दिन वो क्या कर रहा था,
वो बोल रहा था बार बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को नीच, क्योंकि वो निचली जाति से आते हैं। अब जो है उसको रोका गया कि आप क्यों बोल रहे हो ऐसा, तो वो बोल रहा है कि नीच को नीच नहीं कहें तो क्या कहेंगे। उसके बाद विधोरी जी ने उनका जो है 4-5 शब्दों से जो है सम्मान सूचक शब्द जो है ए कह के जो आतंकवादी, उग्रवादी, भड़वा और एक और शब्द बोला जो मैं बोलना नहीं चाहता, तो वो सब करके कह दिया। उस पर आप देखिए कि जुबैर ने किस तरह से माहौल बनाया था। 150 से अधिक ट्वीट और रिट्वीट किया। हालांकि वो एक ही दिन में मर गया वो पूरा न्यूज़, वो चला नहीं उस तरह से। फिर जुबैर जो है दूसरे पे आ गया, वो भी नहीं चला, क्योंकि आजकल जो वैक्सीन वार के ऊपर ज़्यादा ट्रेंड्स आ रहे हैं तो लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले 2 दिनों में आप देखेंगे कि अचानक से ये जो करना चाह रहे थे जो भी है, तो मोदी जी वही बोल रहे थे कि इन्होंने आउटसोर्स कर दिया है ट्रोलों को और अर्बन नक्सल्स को कि आप हमारी लड़ाई जो है आप ही चलाइए कि हम किस तरह से आगे बढ़ें। अब आप सभी त्योहारों की भी तैयारी कर रहे हैं। हमें वोकल फॉर लोकल याद रखना है। हमें खादी के वस्त्र खरीदने हैं। जो भी गिफ्ट हम खरीदे वो लोकल हो, जो भारत में बना हो, ये बात हमें कभी भी भूलनी नहीं है। अंतिम जो ये था वोकल फॉर लोकल को याद रखने के लिए, ये बहुत बड़ा संदेश है मोदी जी का, और ये मुझे लगता है कि लंबे समय से ये लोग करते भी आ रहे हैं और लोग भी अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। जैसे दीपावली आएगी, दुर्गा पूजा और ये सब होंगे, तो ऐसे समय में उन्होंने वोकल फॉर लोकल के लिए बोला। और विश्वकर्मा योजना पे भी थोड़ी सी चर्चा इससे पहले उन्होंने की थी। अब यहाँ पे कुछ वैसे लोग भी हैं, मैं भी जिन्हें जानता हूँ, जो लगातार ये जो कारीगर होते हैं, जो बुनकर समुदाय से आते हैं, जो मूर्तियों का काम करते हैं, जो ब्रास, जो पीतल होता है, कांसा होता है, उनके बर्तन बनाते हैं, उनके लिए डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं, जो अलग अलग कुछ ऐसी कलाएं हैं जो परिवार में ही वो ट्रांसफ़र होती वो आ रही थी, उन लोगों पे काम कर रहे हो। हालांकि मैंने ट्वीट भी 1-2 बार किया है। ये लोग डेडिकेटेड होके इस विषय में लगातार कार्य कर रहे हैं। इन लोगों को भी सराहना चाहिए। आप लोग भी देखिए इनका काम क्या, और आसपास में जो भी आपको दीपक लेना है या गमले या इस तरह का कुछ भी करना होता है, तो सदैव ही स्थानीय आपके यहाँ के 2 पैसा ज़्यादा लगेगा तो यार उसी जेब में जाएगा। चीन कम से कम नहीं जा रहा है, तो कुछ लोगों को चाइनीज़ फूड भी पसंद है, राहुल गांधी टाइप के लोगों को, और उस चाइनीज़ फूड के दायरे में बहुत कुछ आ जाता है। तो क्या आप वहाँ तक ले जाना चाहते हैं, वहाँ उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये वोकल फॉर लोकल जो है, ये भी अभी त्योहारों का समय है, तो मुझे लगता है कि इस पर आप लोग भी अधिक ध्यान दीजिए। खैर जो भी है, नए नए सर्वे आ रहे हैं, उसमें लगातार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी लग रहा है रिटर्न करेंगे। 120-130 टाइप का सीट्स जो है इनको बता रहे हो, और मुझे लगता है ये धीरे धीरे और भी अभी आगे बढ़ेगा जैसे जैसे ये लोग कैंपेन, मतलब फुल थ्रॉटल में कैंपेन चलेगा। कांग्रेस तो मुझे लगता है अचानक से बीच में ये लोग ठीक ठाक जा रहे थे, फिर शांति पड़ गए। मुझे लग रहा है इंडी गठबंधन के कारण इन लोग का थोड़ा बहुत इधर नुकसान होने वाला है। और भाजपा वालों से भी मेरी यही मेरा सुझाव यही है कि आप इंडी गठबंधन, साउथ में जो ये लोग सनातन पे हमले कर रहे तमाम, उसको याद दिलाते रहिए लगातार इन लोगों को, अपने जनता को, अपने वोटर्स को, कि ये किस तरह के इंटेंट वाले लोग हैं। तभी जो है मुझे लगता है कि आप और भी 120 या 130 में ऐड कर सकेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।